14 स्टूडेंट है यहाँ। 15 कौन हो गया वे? चलो अच्छी बात है, 15 है तो। मैं भी हूँ सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। चलो बैंडविड्थ की बात कर रहे थे हम। बैंडविड्थ ध्यान से समझना, आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसी की, ठीक, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आ रही है। ये बैंडविड्थ क्या होता है? ठीक देखो, जैसे अगर मैं कोई चैनल देख रहा हूँ ना, मान लो मैं जी न्यूज देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ मैं आजकल, ठीक, यही बवाल होता है। तो जी न्यूज में क्या होता है बेटे बताओ? अगर मैं कोई एक चैनल देख रहा हूँ तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या हो रहा है कि मुझे विजुअल भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मुझे रिंग मतलब टोन्स भी सुनाई दे रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, जो चीज मुझे दिख रही है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे होती है, ठीक, और जो चीज मुझे सुनाई दे रही है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे है। तुम खुद ही देख लो ना, अगर तुम एक बैंड को देखो, कोई बंदा बैंड बजा रहा है, तो बैंड में होता क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और हर इंस्ट्रूमेंट क्या करता है बेटे, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे अपनी टोन्स भेजता है, ठीक है। तो अगर मुझे पूरे बैंड को अच्छे से सुनना है तो मुझे एक फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, मुझे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज चाहिए। बताओ ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, क्योंकि तबले की अलग टोन होगी, ठीक है, शहनाई की अलग टोन होगी, ठीक है, कोई और चीज गिटार की अलग टोन होगी, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ओमिट हो रहे होंगे। तो अगर मैं किसी भी सॉन्ग को सुन रहा हूं तो डेफिनेटली वो एक फ्रीक्वेंसी पे तो नहीं है। अगर तुम बोलोगे वो सारा का सारा एक फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है तो गलत है, ठीक। तो मुझे क्या चाहिए, एक पूरा बैंड चाहिए फ्रीक्वेंसी का, जिसमें सारा का सारा फ्रीक्वेंसी आ जाए, ठीक। ऐसी फ्रीक्वेंसीज के ग्रुप को हम कहते हैं बैंडविड्थ, ठीक। तो अगर कोई भी तुम्हें पूछ ले कि बैंडविड्थ क्या होता है, तो सिंपल बोलना है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। कलेक्शन कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम कहते हैं बैंडविड्थ, राइट। और बैंडविड्थ क्या होता है, और देखो, अगर तुम कोई भी सिंगिंग सुन रहे हो, कोई तुम रेडियो मिर्ची सुन रहे हो, ठीक है, सो बेटा उसमें देखो 93 उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 93.5 मेगाहर्ट्ज रेडियो मिर्ची। तो उसमें क्या हो रहा है, इसके नीचे के जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो सारी की सारी काउंट हो सकती हैं, ठीक है। तो इसकी बैंडविड्थ हो गई 0 से लेके इतना तक, ये इसकी बैंडविड्थ हो गई। सो बैंडविड्थ इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑन विच, ठीक, वी कैन लिसन अ सॉन्ग, ठीक है, हम किसी चीज को देख सकते हैं, या कोई सर्किट रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अगर कोई एलसीआर सर्किट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसी को हम कहते हैं बैंडविड्थ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरा लास्ट क्लास में देखो, क्या मैंने तुम्हें बताया था ऐसे करके, देखना जरा, मैंने तुम्हें रेजोनेंस के बारे में बताया था लास्ट क्लास में, बताया था। चलो वापस चलते हैं, ये देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस एक कंडीशन होती है, ये देखो यहां पर ये रहा, रेजोनेंस एक कंडीशन होती है जब सर्किट में क्या होता है, एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाए, ठीक। तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, और जब सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम हो जा रहा था तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जा रही थी। इसको मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसको एक सिग्नल से देखो ऐसे समझाया था मैंने, कि अगर तुम रेड एफएम सुन रहे हो जो कि 93.5 मेगाहर्ट्ज पे आ रहा है, तो तुम रेडियो को ना ट्यून करते हो, ठीक, यहाँ पर एक ट्यूनर लगा होता है जिसको हम बार बार घुमाते हैं। तो उस बार बार घुमा के तुम कर क्या रहे हो, वहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो इस एलसीआर सर्किट की। जैसे ही इस एलसीआर सर्किट की जो इस रेडियो में लगा हुआ है फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच कर जाएगी, ठीक, तो रेजोनेंस आ जाएगा इसके सर्किट में। और जैसे ही रेजोनेंस आ जाएगा वैसे ही रेजिस्टेंस इस रेडियो का इस फ्रीक्वेंसी के लिए बिल्कुल कम हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एकदम शार्प हो जाएगी, ठीक, और तुम्हें ये तुरंत ये सिग्नल तुम्हें सुनाई देने लगेगा। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस तो हमने पढ़ लिया था। अब जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जब आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, देखो ध्यान से देखना, ये बन रहा है फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट सर्किट में क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। ऐसी फ्रीक्वेंसी को क्या कह रहे थे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कह रहे थे, राइट। और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देखो, अगर ये जो मैंने चार्ट बनाया है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक बनाया है, ये एक एलसीआर सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स है।
और एलसीआर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये जो एलसीआर सर्किट है ये हर फ्रीक्वेंसी पे वर्क नहीं करेगा। ऐसा देखा गया है, कैसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि एलसीआर हद से हद हाफ पावर पे वर्क कर सकता है बहुत अच्छे से, हाफ पावर पे, ठीक है। अच्छा अगर हाफ पावर हो जाएगी ना तो सर्किट में करंट हो जाता है I/√2। मतलब देखो ये I0 हो गया तो बेटा I/√2 भी तो यहीं कहीं होगा। सो ये देखो ये मैं दिखा रहा हूं कि ये जो लेवल है ये वाला लेवल ये है I0/√2, ठीक है। मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी के लिए ही हमारा एलसीआर सर्किट बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी की बात करूं, ये जो लोअर फ्रीक्वेंसीज मैंने यहां पर बनाई है इस पे बेटा तुम्हें सिर्फ एक आवाज सुनाई देगी जो खरखर की आवाज होती है। सुनिए कभी, अबे रेडियो कभी चलाया है, खरखराता है नहीं खरखराता है, वो खरखराता होगा, ठीक है। सो देखो एक हाँ सर, पर्टिकुलर मोबाइल पे चला है। हाँ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही सिग्नल बहुत अच्छे से सुनाई देने लगता है और एक ट्यूनिंग ऐसी आती है जहां पर बहुत अच्छा सुनाई देता है, राइट। तो जो वो बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है वहां पर मैक्सिमम करंट हो गया है। सो बेटा वो फ्रीक्वेंसी जिस पे सिग्नल बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है वो डेफिनेटली एक कलेक्शन होगा, ठीक है। एक कलेक्शन होगा। देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी तक हमें बहुत अच्छा सुनाई देगा और इसमें एक फ्रीक्वेंसी होगी जहां तो बहुत ही अच्छा सुनाई देगा। सो बेटा इतनी चीज को, इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज को हम कहते हैं क्या, बैंडविड्थ। मतलब इतने में हमारा जो रेडियो है, जो डिवाइस है, ये बहुत अच्छे से वर्क कर पा रहा है, राइट। तो ऐसे निकालते हैं हम बैंडविड्थ। अच्छा बताना ये बैंडविड्थ निकालेंगे कैसे? अगर तुम्हें थोड़ी मैथमेटिक्स आती है तो बताओ यहां तक क्या होगा, यहां तक होगा ω2, मतलब ω2 फ्रीक्वेंसी है यहां तक, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ये क्या होगा, ये होगा ω1, ω1, ठीक है। तो बताना ये जो बैंडविड्थ आ रही है, ये जो बैंडविड्थ आ रही है, ये वाली इतनी जो बैंडविड्थ आ रही है ये कैसे निकालेंगे भाई? यही तो आ रही है बैंडविड्थ, ठीक। इतनी बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे? डेफिनेटली इस वाली फ्रीक्वेंसी में से ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, तभी तो ये बैंडविड्थ आएगी। सो अगर कोई तुमसे पूछ ले व्हाट इज बैंडविड्थ, सो बैंडविड्थ का मतलब होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज, ठीक, जिसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए सर्किट में। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी। बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है। फिर सर उसके बाद मैंने बैंडविड्थ, हाँ बैंडविड्थ हर, क्या कह रहे हो? सर बैंडविड्थ का रेडियो, सर बैंडविड्थ जो आपने ये बताया है ये हर हाँ, रेडियो या फिर वॉकी टॉकी में सब में लागू होएगा या फिर रेडियो में होगा? सब में, जिसमें जहां पर एलसीआर सर्किट यूज हो रहा है सब में लागू है। और तुम्हें एक बात बता दूं, जितने भी गैजेट्स है सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है या नहीं है? बोल दो है, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है है। बेटा सब में एलसीआर सर्किट लगा हुआ है। और जितने भी एलसीआर सर्किट होते हैं वो सारे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनका रेजिस्टेंस और करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसा कि इस ग्राफ में तुम्हें दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के लिए करंट की वैल्यू बहुत अच्छी आ रही है सर्किट में, ठीक, उसके बाद बहुत ही कम हो जा रहा है करंट, और जहां पर करंट कम हो जाता है वहां पर खरखराने लगता है सिग्नल, बहुत अच्छा नहीं आता, ठीक। और जहां पे खरखराने लगता है वो बैंडविड्थ नहीं होती। ओके, आगे बढ़े रे भाई, ठीक है। हाँ अब आगे सर, चलो देखो, बढ़ते हैं। हाँ यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है ना जहां पर हमें सुनाई दे रहा है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ω1 और ω2, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये है बेटा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो तुम सोच रहे होगे क्या पावर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? हाँ, पावर ना, अगर एसी सर्किट की तुम बात कर रहे हो तो पावर बिल्कुल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मतलब तुम फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो पावर कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करोगे तो पावर ज्यादा होगी, ऐसे करके कुछ होता है। क्यों? क्योंकि देखो पावर का फॉर्मूला किसको याद है, I²R होता है नहीं होता है? तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के। और तुम्हें पता है एसी में करंट कैसे चलता है, I0 sin ωt, ये वाला करंट होता है। तो क्या ये करंट में फ्रीक्वेंसी है या नहीं है? तो अगर फ्रीक्वेंसी है, ठीक, तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो पावर चेंज होगी। तो ऐसी दो पावर होंगी, ऐसी पावर होगी जिसपे सर्किट का जो पावर है वो हाफ हो जाए, ऐसी फ्रीक्वेंसीज को हम कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और यही वो फ्रीक्वेंसी होती हैं जिनके अंतर्गत ये काम कर सकता है, कोई भी एलसीआर सर्किट वर्क कर सकता है, राइट।
तो दैट इज कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी मैंने करा दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम बैंडविड्थ की बात कर रहे थे। अच्छा, बैंडविड्थ का देखो फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया है। बैंडविड्थ मैंने बताया था, डेफिनेटली बैंडविड्थ होता है डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। ठीक, तो ये बैंडविड्थ का मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज। लेकिन ये सही मायने में फॉर्मूला होता क्या है, तो ये मुझे ड्राइव करना है, राइट। तो चलो इसको ड्राइव करते हैं और देखना कैसे ड्राइव कर रहा हूं मैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट। चलो ओके, ये ले लेते हैं। हाँ चलो, अब हम करने जा रहे हैं बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ की कैलकुलेशन। अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर बैंडविड्थ देखनी है या बैंडविड्थ जिस फ्रीक्वेंसीज पे आती है उसे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, राइट। और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे करंट कितना होता है सर्किट में, बताना। अभी तो मैंने बताया आई नॉट बाय रूट टू। ये देखो, ये देखो, ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे करंट कितना आता है सर्किट में, आई नॉट बाय रूट टू। ठीक है बेटा, यही तो वो चीज है जहां पर पावर हाफ हो जाएगी, आई नॉट बाय रूट टू। अब तुम बोलोगे सर इस करंट पे पावर कैसे हाफ हो रही है। अरे यार क्या सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो आई स्क्वायर आर होता है ना, आई की जगह क्या रख दो, आई नॉट बाय रूट टू रख दो, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, बताना क्या हो जाएगा। क्या ये आई नॉट स्क्वायर आर बाय टू नहीं हो जाएगा। तो पावर का हाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे इतना करंट आता है और इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के अंदर ही आती है बैंडविड्थ। ठीक है, सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसमें, देखो ध्यान से देखना, इफ द इफेक्टिव करंट एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज आरएमएस। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताओ। आई आर एम एस कितना आ रहा था, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे करंट कितना आ रहा था भाई, इतना करंट आ रहा था नहीं आ रहा था, बताओ। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे इतना करंट आ रहा था। ठीक है, सो ये करंट आ रहा है हमारा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा और देखना कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम एक फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी टीचर नहीं बताता है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये चीजें कैसे होती हैं। तो ध्यान से देखो। अच्छा, ये यहां पर भी मैंने करा दिया क्या, चलो। आई आर एम एस को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताओ। आई क्या होता है, करंट होता है ना, और करंट होता है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस किसका, रेजिस्टेंस एलसीआर सर्किट का। और एलसीआर सर्किट के पूरे रेजिस्टेंस को इंपीडेंस कहते हैं, जेड। याद आया, तो याद आया नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, और ये जो करंट आ रहा है, ये जो करंट आ रहा है, ये रेजोनेंस वाली कंडीशन वाला करंट है। ठीक है, सो यहां पर हो जाएगा, देखो यहां पर हो जाएगा वी आर एम एस डिवाइड बाय रूट टू, ये जो आ रहा है। ठीक है, डिवाइड बाय आर। ठीक, क्योंकि ये रेजोनेंस कंडीशन से आया है, क्योंकि यहां पर ये चीज आ रही है रेजोनेंस से। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ऐसे, वी आर एम एस कितना हो गया भाई, वी आर एम एस डिवाइड बाय जेड कितना होता है, जेड, जेड होता है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, या एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, कुछ भी लिखो। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर आ रहा है। ये हो गया वी आर एम एस डिवाइड बाय रूट टू आर। ठीक है, इससे क्या पता चला बेटे, इससे एक चीज पता चली कि वी आर एम एस से वी आर एम एस कैंसिल। बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट टू आर। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर कर दो तो बताओ क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, हाँ तो तुम्हें फिर से बता दूं हम कर क्या रहे हैं, हम इस बैंडविड्थ का आंसर निकालना चाहते हैं। इस बैंडविड्थ का, इसका आंसर क्या होगा, क्या और किसी कंपोनेंट पे डिपेंड करती है ये बैंडविड्थ, यही देखने जा रहे हैं हम। तो इसका फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं मैं, यही इसीलिए करवा रहा हूं ये। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड बताओ क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है,
2r², राइट? ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक, 2r² माइनस r², ये इधर ले आओ तो ये हो गया r², ठीक। तो ये यहां पर हो गया एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा r² के इक्वल। अच्छा बताओ, यहां से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू प्लस माइनस आर, लिख सकता हूं? अरे रूट लगा दो ना दोनों तरफ, तो ऐसा आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब यहां से दो चीजें पॉसिबल हैं, देखो यहां से दो चीजें पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है बताओ? एक तो एक्सएल माइनस एक्ससी का आंसर आ सकता है प्लस आर, ठीक है, और क्या आ सकता है, एक्सएल माइनस एक्ससी का आंसर आ सकता है माइनस आर, ठीक। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोई बताएगा? इसको मैं लिख सकता हूं, बताओ, एक्सएल को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा एल, एक्सी को क्या लिख सकता हूं, 1/ओमेगा सी। ये मैं 10 बार करा चुका हूं। एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, एक्सी क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, ठीक है। इसको रिएक्टिव, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है बेटा, 10 बार करा चुका हूं मैं इस चीज को, तो समझ जाना ये ऐसी है। ये क्या होगा बताओ, ये होगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी माइनस आर। देखो तुम्हें लग रहा है नहीं फ्रीक्वेंसी आ गई है, देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो इसको इसी हिसाब से अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। अच्छा ये एक्सएल है तो यहाँ पर ओमेगा एल लिख लेना है, ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। चलो ये हो गया। फिर से तुम्हें एक और जगह ले जाता हूं, चलो फिर से उस ग्राफ पे चलो। ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखो यहाँ पर, ये देखो, दो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर या नहीं है? है, तो दो हाफ पावर पॉइंट होंगे या नहीं होंगे? होंगे, ठीक है। तो ये हाफ पावर पॉइंट P1 है, ये हाफ पावर पॉइंट P2 है। सिमिलरली यहाँ पर इसी को देखते हुए मेरे पास दो चीजें आ गई हैं, दो कंडीशन आ रही हैं, ठीक है। ये बेटा पहली, ये फर्स्ट हाफ पावर पे है, फर्स्ट हाफ पावर, ये सेकंड हाफ पावर पे है, ठीक है। तो ऐसा आ गया मेरे पास। अब मुझे कुछ नहीं करना है, किसी तरीके से ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2 निकालना है। अगर मैंने वो निकाल लिया, क्या वो आंसर बैंडविड्थ का नहीं होगा? वो बैंडविड्थ का ही आंसर होगा। देखो तुम्हें दिखा रहा हूं। तो पहले तो क्या कर रहे हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। सो पहले हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं और एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों को ऐड कर देंगे तो बताओ क्या आ जाएगा। ये आ गया ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा, ये 1 ही आएगा, ठीक है, ये 1 आएगा, ये 2 वाला है, सेकंड पावर पे था ना, ये 2 वाला है, ओमेगा एल ओमेगा 1 सी, ठीक। इसमें ऐड करना है क्या, ओमेगा 2 एल माइनस 1/ओमेगा 2 सी, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, आर माइनस आर, ठीक है। हाँ अब बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा 1 एल प्लस ओमेगा 2 एल, ठीक, माइनस 1/ओमेगा 1 सी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम ले लो तो ये ओमेगा 2 सी, ठीक है, और ये आ गया 0, राइट। अब यहाँ पे बताओ एल कॉमन आ रहा है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2, ठीक है। ये हो गया 1/सी, ये हो गया 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2, ठीक है, इक्वल टू 0। ऐसे आ गया। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें से डेल्टा ओमेगा कैसे निकलेगा, क्योंकि डेल्टा ओमेगा ही तो बैंडविड्थ दिखाता है, ठीक। हमें हमारा टारगेट है डेल्टा ओमेगा निकालना। सही बता रहा हूं, ये चीज अभी तक की सबसे टफ चीज है इस पूरी बुक में। तो अगर ये तुम्हें समझ में आ रही है तो बहुत सिंपल सी चीज है पूरी बुक तुम्हारे लिए। अब बताओ क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल, और इसको मैं लिख रहा हूं क्या, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 1/c इक्वल टू 0, ठीक है। सो बेटा ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा एक बात बताना, यहां से क्या मैं इसको और सोल्व कर सकता हूं, बताओ? कर सकते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एल
इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 1 बाय सी, ठीक है। अच्छा ओमेगा 1 से ओमेगा 1 प्लस 2 कैंसिल हो गया, बताओ क्या बच रहा है यहाँ पर मेरे पास बचेगा L इजकल टू 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ये बचा C। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इजकल टू 1 अपॉन एल सी। बताओ इतनी चीज लिख सकता हूं इस इक्वेशन से, लिख सकते हैं, ठीक है। बताना इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम। अभी हमारे पास डेल्टा ओमेगा नहीं आया, ये तो हमारा टारगेट है, यही तो बैंडविड्थ है, इसी को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करना है, अभी फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है। सो देखो ये दोनों इक्वेशन आ रही थी ना, इन दोनों को ऐड करा तो ये कंडीशन आ रही है। चलो अब इन दोनों को माइनस करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। देखो माइनस करेंगे तो बताओ क्या आएगा, हाँ माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताओ। नाउ subtracting both इक्वेशन, तो कौन कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस कर दो, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, ओमेगा 1L माइनस, ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा 1C, ठीक है। इसमें से माइनस करना है क्या, ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C, ठीक है। अच्छा पहले इसका आंसर आ रहा था -R, और फिर -R ऐसा कर देंगे। ये देखो भाई, इसमें से ये वाला माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2R आएगा ना, सॉरी यहाँ पर 2R आएगा, क्योंकि इसका आंसर आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था R, ये रहा, ठीक, और इसका आंसर भी आ रहा है R, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 2R आ जाएगा, 2R, ठीक है। तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करो तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास ओमेगा 1L माइनस ओमेगा 2L, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, -1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2C, ये, ठीक। अच्छा इसको अब फर्दर सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1L, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 1, ठीक, और इक्वल टू 2R। तो देखो ऐसे आ जाएगा ये इक्वेशन, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम इस चीज को, देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 तो माइनस गलत आ 1, रहा है, हाँ बोलो तो गलत ही हो जाएगा क्या कह रहे हो, सर। ऊपर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होगा ना। यहाँ पर यस सर। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इसमें से ये माइनस करा तो ये इधर आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ देखो ऐसा होगा ना, अच्छा हाँ हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सिंपल देखो, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या था, क्या ये डेल्टा ओमेगा नहीं है, और क्या ये भी डेल्टा ओमेगा नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है या नहीं है, ये बैंडविड्थ है। तो बताओ ये क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा ओमेगा L प्लस डेल्टा ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा 1 इजकल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो गया 2R, ठीक है। अब यहां से बेटा क्या करो, यहां से डेल्टा ओमेगा कॉमन ले लो, ठीक, बताओ क्या आ जाएगा, L प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 ओमेगा 1, ठीक है, और ये आ गया 2R। बताना ओमेगा 2 ओमेगा 1 कितना आ रहा था, ओमेगा 2 ओमेगा 1 आ रहा था 1 बाय एल सी, ठीक है। सो यहां पर देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, अच्छा यहां पर C आएगा नहीं आएगा, यहां पर भी तो C आएगा, ठीक है, यहां पर भी तो C आएगा ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो इसकी इसकी जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इसकी जगह मैं सिंपल लिख रहा हूं 1 अपॉन एल सी, ठीक है, और यहां पर तो आ ही रहा था 1 अपॉन सी इजकल टू 2R, ठीक। अच्छा एल से सी क्या हो गया, कैंसिल, तो बताओ क्या बचा, ये डेल्टा ओमेगा L प्लस
ये जो एल बचा है ये ऊपर घूम के वापस एल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 2r। तो ये क्या हो गया, डेल्टा ओमेगा इंटू 2l इजकल टू 2r। सो डेल्टा ओमेगा कितना हो गया, डेल्टा ओमेगा हो गया 2r डिवाइड बाय 2l। तो इससे ये चीज कैंसिल हो गई। तो बताओ डेल्टा ओमेगा कितना आ गया, डेल्टा ओमेगा हो गया r बाय एल। ठीक है, तो बेटा जब भी कोई तुमसे पूछे बैंडविड्थ क्या होता है तो तुम्हें बताना है बैंडविड्थ का फॉर्मूला ये होता है। और जरा ध्यान से देखो, ये डेल्टा ओमेगा है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 पाई डेल्टा एफ। ठीक है, सो बताओ यहाँ डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा एफ की वैल्यू आ रही है 1/2 पाई आर बाय एल। ठीक है, सो बेटा ये हो गया मेरा बैंडविड्थ का फॉर्मूला। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? हमेशा ना बैंडविड्थ के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इस बार पेपर में भी टफ हो कैसा हो, तो इस बार शायद ये डेरिवेशन आ जाए या कुछ आ जाए, मुझे इस बात का पता नहीं है, लेकिन मैंने करा दिया है कि ये बैंडविड्थ मैंने कैसे निकाली है, 1/2 पाई अंडर आर बाय एल। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पूछना है तो पूछ लो किसी को। मैंने हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का यूज करके बस ये निकाली है, ये वाली चीज, इतनी वाली चीज निकाली है, ठीक है, डेल्टा ओमेगा। और डेल्टा ओमेगा किसके इक्वल आ रहा है, आर बाय एल के। ठीक, और कुछ नहीं करा है। फिर से बता रहा हूं ये सबसे टफेस्ट चैप्टर है, इसके बाद कोई भी चैप्टर टफ नहीं है। पता है ये टफ क्यों लगता है, इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो बच्चों को ये लगता है पता नहीं क्या चीज आ गई, खासकर बायो वालों को। ठीक, तो ये देख लो ये फॉर्मूला आ गया। आगे बढ़े भाई, अरे आगे बढ़ लें, कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब हाँ, अब इसमें लास्ट टॉपिक है बेटा क्वालिटी फैक्टर। ठीक सर, कैन यू रिपीट फ्रॉम लास्ट पार्ट? लास्ट पार्ट कहां से, कहां से लास्ट पार्ट? देखो देखो भावना, एक बार हमने ये करा था, ठीक है, ये जो आ रहा है ये कहां से आ रहा है ये तो पता चल गया है, ठीक है, ये आ रहा है हाफ फ्रीक्वेंसी वाले करंट से। फिर से एक बार जल्दी से देख लो इसको कैसे करना है। ठीक, सो देखो मुझे बैंडविड्थ निकालना है, तो बैंडविड्थ में हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का बहुत तगड़ा रोल है, क्योंकि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ही बैंडविड्थ डिसाइड करती है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज ही बैंडविड्थ डिसाइड कर रही है कि कितनी बैंडविड्थ पे सर्किट काम करेगा। और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे इतना करंट आता है I0/√2। तो बस मैंने कुछ नहीं करा है, यहाँ से यूज करा है I0/√2 का। ठीक है, सो देखो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे करंट कितना होता है, अभी मैंने बताया I0/√2 होता है। अब करंट का फॉर्मूला ये होता है, हाँ, करंट का फॉर्मूला होता है VRMS। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो एक बार। नथिंग सर। नथिंग, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आरएमएस की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, ओम्स लॉ का यूज करा है ये। और यहाँ पर क्योंकि ये रेजोनेंस वाली कंडीशन में आ रहा है, ठीक है, रेजोनेंस वाली कंडीशन में आई मैक्स आता है ना, आई मैक्स वाली रेजोनेंस वाली कंडीशन होती है। और रेजोनेंस वाली कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो आर के इक्वल हो जाता था, याद करो, इसलिए मैंने यहाँ आर लिखा है। ठीक, फिर मैंने इसी कंडीशन को आगे बढ़ाया, मैंने वीआरएमएस से वीआरएमएस कैंसिल कर दिया, फिर मैंने इसको इसके इक्वल लिख लिया, ठीक है। फिर ऐसा आगे करते मैं बढ़ाता चला गया। यहाँ पर मेरे पास दो चीजें आ गई हैं, एक्सएल माइनस एक्सी प्लस आर और एक्सएल माइनस एक्सी माइनस आर। यही मुझे बताएंगी कि डेल्टा ओमेगा कैसे निकलेगा, बैंडविड्थ कैसे निकलेगी। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैथमेटिक्स में करके देख लेना। इन दोनों को एक बार ऐड कर दो, देखो इन दोनों को एक बार ऐड करोगे ना तो आंसर ये आएगा, ये वाला, ये आया है, ये दोनों को ऐड करके आंसर आ रहा है, ठीक है। और जब इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, जब इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो आंसर बेटा ये आ रहा है, ये देखो आंसर तुम्हारा ये आ रहा है, कहां गया, ये आ रहा है आंसर, ठीक है, ये इतना आ रहा है आंसर ये, ठीक है। यहां पर सी भी आएगा, देखो ये आंसर आ रहा है तुम्हारा। ठीक, अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो एडिशन वाली इक्वेशन थी, एडिशन वाली इक्वेशन हमें क्या दे रहा था, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 की वैल्यू दे रहा था,
और ओमेगा 2 ओमेगा 1 कितना था, ओमेगा 2 ओमेगा 1 का मल्टीप्लाई क्या था, 1/LC। बस मैंने उसको यहाँ पर रख दिया है, ओमेगा 2 ओमेगा 1 की जगह मैंने क्या रख दिया, 1/LC। सी से सी कैंसिल, एल घूम के ऊपर चला जाएगा तो ये 2L हो गया, ठीक है। और 2L हो गया तो इसको यहाँ नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2L, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल तो R/L। तो इसको अगर बैंडविड्थ बनाना है तो ओमेगा को मैंने 10 बार बताया है 10th क्लास में, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा ये, और ये आ गई हमारी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। और चेंज डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। बताओ और कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 बार प्रैक्टिस करना है इसको घर में, ऐसा आ जाएगा जिसको जितना किसी को नहीं आता होगा तुम लोगों को। बस 2-3 बार इसको लिख के देखना है, तुम्हें एकदम परफेक्ट समझ में आ जाएगा। अगर नहीं लिख के देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इसके नोट्स भेज दिया आपने? क्या कह रहे हो? इसके नोट्स भेज दिया आपने इस वाले चैप्टर के? नहीं, इस वाले चैप्टर के नोट्स मैं अभी भेजता हूँ, ठीक है। भेज कौन से, देना वो सर। हैंड रिटन वाले? हाँ हाँ वही वाले, हाँ, स्कैन करके तो भेज दो। वो मैं ऐप पे डाल दूंगा, ठीक है, वहां से ले लेना। ठीक है सर। सो क्वालिटी फैक्टर मतलब अब आता है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर एग्जाम में कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो देखो क्वालिटी फैक्टर ना मैं तुम्हें एक बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत आसान शब्दों में, बस सुनते रहना यहाँ पर मैं क्या समझा रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास 2 रेडियो हैं, ठीक है भाई, तुम्हारे पास 2 रेडियो हैं यहाँ पर, ये भी अलग अजीब ही चलता है, ठीक है। ये है तुम्हारे पास रेडियो 1, ठीक है, और ये है रेडियो 2, रेडियो 2। किसी ने कुछ लिखा है? सर रीजॉइन कर लो, हाँ रीजॉइन करो, चलो रीजॉइन करो, रीजॉइन कर लो, बहुत कम टाइम है, फिर से मैं तुम्हें समझाता हूँ, राइट। हाँ तो देखो बेटा 2 रेडियो है यहाँ पर, ठीक है। मान लो ये लाया है सुरेश, सुरेश इसे खरीद के लाया है, ठीक है, और इसे खरीद के लाया रमेश सुरेश रमेश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सुरेश इसे खरीद के लाया है ना, ये बेटा ये इसको मिला है 1500 रुपए का, ठीक है, 1500 रुपए रेट है इसका। और ये जो रमेश खरीद के लाया है, ये खरीद के लाया 200 रुपए में, ठीक है। अब दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इस रेडियो को स्टार्ट कर दिया दोनों ने, ठीक है। देखो दोनों ने रेडियो को स्टार्ट कर दिया है, और दोनों रेड एफएम सुनना चाहते हैं, दोनों फैन है रेड एफएम के, ठीक है। तो दोनों ने एंटीना ऐसे बाहर निकाला, ठीक है, और ट्यूनिंग करना स्टार्ट कर दी। ये यहाँ पर 2 बटन है ट्यूनिंग के लिए, ठीक है, ये देखो इन्होंने ट्यूनिंग करना स्टार्ट करी, ठीक। अच्छा ध्यान से देखना, क्योंकि ये एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट के बिना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो ये एलसीआर सर्किट है बेटा, एलसीआर सर्किट इसमें भी लगा हुआ है, एलसीआर सर्किट इसमें भी लगा हुआ है। लेकिन ये 1500 रुपए का क्यों है, क्योंकि इसकी जो आर की वैल्यू है ना वो है 2 ओम, ठीक है, और जो इसकी आर की वैल्यू है ये है 10 ओम, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, तुम खुद ही सोचो, दोनों ट्यूनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ट्यूनिंग करने के लिए ये क्या पकड़ना चाहते हैं, 93.5 रेड एफएम पकड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये ट्यूनिंग कर रहे हैं तो एक रेजोनेंस की कंडीशन आएगी। सो देखो इसके केस में रेजोनेंस की कंडीशन में दोनों का फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। देखो ऐसे, ये है करंट, ये रहा फ्रीक्वेंसी, तो ये मान लो ये है फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है, और ये है फ्रीक्वेंसी 2। अब जरा ध्यान से देखना, सुरेश जब ट्यूनिंग कर रहा है तो उसका कर्व ऐसे आ रहा है, ध्यान से देखो, रमेश सुरेश, सुरेश रमेश, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये सुरेश ने जैसे ही इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे लाया तो उसने देखा बिल्कुल शार्प हो गया उसका रेडियो है, और करंट बहुत मैक्सिमम फ्लो कर गया, मतलब फ्रीक्वेंसी पकड़ में आ गई है, और उसको सॉन्ग सुनाई दे रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। सो बेटा ये वाली कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी बताना,
ये वाली यहां पर कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, ये वाली होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इससे सब बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है, ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, तुम में से कई सोच रहे होगे कई बार सर जी ओमेगा इजकल टू 1/LC लिख रहे हैं, कई बार एफ इजकल टू 1/2π√LC लिख रहे हैं। ठीक, दोनों बात सेम ही है, ओमेगा को हम 2πf लिख सकते हैं, और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC। मैं 10 बार बता चुका हूं। ठीक है, सो ये ग्राफ आ रहा है किसका, सुरेश के रेडियो का। अब हम देखते हैं रमेश के रेडियो का ग्राफ क्या क्या जा रहा है। तो देखो रमेश के रेडियो का ग्राफ ऐसे जा रहा है, हाँ, कोई बताएगा रमेश के रेडियो का ग्राफ कम क्यों आ रहा है, करंट कम क्यों आ रहा है उसमें? उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। हाँ बेटा, ये जो रमेश वाला ग्राफ था ना, ये जो रेडियो 1 था हमारे पास, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस था कितना, इसका रेजिस्टेंस मान लो है 10 ओम, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना था बताना, इसका रेजिस्टेंस था 2 ओम। ठीक, और तुमने पढ़ा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक, और इंपीडेंस किसके इक्वल हो जाता है, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो वहां पर करंट की वैल्यू देखो, इसको ये मिल रही है, ठीक, और ये सुरेश को ये मिल रही है। तो बताना किसका क्वालिटी ज्यादा अच्छा है, किसका रेडियो ज्यादा अच्छा है भाई, रमेश और सुरेश? सुरेश का। ठीक, तो मैं ये कहूंगा कि क्वालिटी इसका, इसकी क्यू वैल्यू, ठीक है, क्यू वैल्यू इसकी ज्यादा है, और इसकी क्यू वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, कम हो जाएगी। ठीक, इसकी क्यू वैल्यू कम है। सो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्वालिटी फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर, ठीक, इज मोर फॉर सुरेश, ठीक है, एज कंपैरिजन टू क्वालिटी फैक्टर किसका, रमेश का। बताओ ये बात पल्ले पड़ गई? तो कभी भी ये ग्राफ दिख जाए एग्जाम में और तुमसे पूछे किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर देखो इसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, राइट। ये तो हो गया समझने वाली बात कि इसको हम फिजिकली हमने इसको ऐसा हाँ सर क्वालिटी फैक्टर को इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर भी दिया सकते हैं ना? हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं रेजिस्टेंस किसका अच्छा है लास्ट में जब रेजोनेंस सर्किट आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन, ठीक है, तो लिख देना क्वालिटी फैक्टर क्या दिखाता है, शार्पनेस दिखाता है, इट डिफाइन द शार्पनेस ऑफ द ट्यूनिंग एट द रेजोनेंस। सो क्वालिटी फैक्टर defines the sharpness of tuning at resonance, ठीक है। और देखो ध्यान से देखना, क्वालिटी फैक्टर का सही मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होता है, मैथमेटिकली क्वालिटी फैक्टर ये होता है, मैथमेटिकली क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू डिवाइड बाय वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज कितनी है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज अक्रॉस आर, ठीक, मतलब वी आर। तो क्वालिटी फैक्टर देखो दो तरीके से हो सकता है, क्वालिटी फैक्टर ये भी हो सकता है, कई बच्चे कहेंगे सर क्वालिटी फैक्टर होता है VL बाय VR, बिल्कुल सही है, लेकिन कई बच्चे ये भी कहेंगे सर क्वालिटी फैक्टर तो VC बाय VR भी हो सकता है। हाँ ये भी सही है, दोनों से सेम आंसर आएगा क्वालिटी फैक्टर का। यकीन नहीं आ रहा तो मैं ड्रॉ करा देता हूं, देखो VL क्या होता है, IXL होता है या नहीं होता है बताओ, और VR क्या होता है, IR होता है या नहीं होता है, होता है, ठीक है। यहां पर देखो ये क्या होता है, ये होता है IXC, ठीक है, और ये होता है IR, तो यहां से I से I और यहां पर I से I कैंसिल हो गया। बताओ Q क्या आ गया, XL बाय R, और यहां पर Q क्या आ रहा है, XG बाय R। तुम्हें अभी भी लग रहा होगा कि दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन बेटा दोनों सेम है यहाँ पर,
मैं ये प्रूव करा सकता हूं। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे बताओ, हाउ टू प्रूव दिस। अच्छा, एक्सेल क्या होता है जल्दी बताओ। एक्सेल होता है ओमेगा एल डिवाइड बाय आर, ठीक है। और एक्सी क्या होता है बताओ, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी डिवाइड बाय आर, राइट। अच्छा बताओ, ये सारी की सारी क्वालिटी फैक्टर किस पे देखा जाता है, रेजोनेंस पे देखा जाता है। ये ग्राफ रेजोनेंस पे ही तो देख रहे हैं हम, देखो रेजोनेंस पे ही, ठीक है। सो रेजोनेंस पे ही देखा जाता है। और रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, देखो जरा ध्यान से, ओमेगा कितना है 1/√LC। सो एट रेजोनेंस मैं ओमेगा की जगह क्या रख सकता हूँ, 1/√LC। तो चलो दोनों पे रखते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा L/R है ना, तो यह हो जाएगा 1/√LC इंटू एल डिवाइड बाय आर। और यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर हो गया 1/√LC, ठीक है। और ये हो जाएगा C डिवाइड बाय आर। चलो दोनों को सॉल्व करो, बताओ सॉल्व करके क्या आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कितने एग्री हैं ये बताना, क्या इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं। बताओ ये एग्री हो या नहीं हो। अबे भाई L² है ना। चलो मार्शल यार, एग्री है। हाँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सबको समझाना है ना। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक तो ना तुम हर स्टेप खोल के समझाता हूँ मैं, इसीलिए थोड़ी लंबी हो जाती है डेरिवेशन। तो देखो L को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √L² लिख सकता हूँ। अब देखो ये भी अंडर रूट में और ये भी अंडर रूट में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √L²/LC डिवाइड बाय आर, क्योंकि दोनों ही रूट में है। ठीक है, L से L कैंसिल हो गया, तो बताओ आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 1/R√L/C। ठीक है, यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसको सॉल्व करना है मुझे, बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C² √LC डिवाइड बाय आर लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो C से C कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√C/L, ठीक है, डिवाइड बाय आर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसके नीचे भी 1 है। अच्छा तुम्हें पता होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो बताओ ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 1/√CL, ये हो गया या नहीं हो गया। अब इसको पलट के, क्या मैं इसको पलट के ऐसे नहीं लिख सकता 1/R इक्वल टू √L/C, बताओ भाई, लिख सकता हूं। तो देखो क्वालिटी फैक्टर किसी भी फॉर्मूले से निकालो, सेम आ रहा है फॉर्मूला, ठीक। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है, और बैंडविड्थ का फॉर्मूला मैं तुम्हें ड्राइव करा ही चुका हूं। आज की क्लास बहुत टफ थी, इसके बाद बहुत ही इजी क्लास है, ठीक है। यही था जो सबसे ज्यादा टफ है इस पूरे चैप्टर में। बताओ किसी को इस पे कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, बताओ भाई बताओ, हम डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मानू, आ गया समझ नहीं में। सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस सर। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी प्रॉब्लम हो, मुझे बताया करो यार, तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम्हें अपनी बात यहाँ रखनी चाहिए। जैसी ये मैं चैप्टर खत्म कराऊंगा, और इसके बाद जो 2-2 दिन के चैप्टर हैं, कौन कौन से, EMW और कौन सा, मैग्नेटिज्म, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा हर एक चैप्टर के, रिवाइज करेंगे सारा चैप्टर, ठीक है। सो आज हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि एक तो बैंडविड्थ निकालना हमने सीखा, ठीक। बैंडविड्थ वो होता है जहां पर सिग्नल बहुत अच्छा आता है, ठीक है, करंट मैक्सिमाइज हो जाता है, करंट और रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। सो बैंडविड्थ हमने निकालना सीखा डेल्टा एफ, और इसका आंसर क्या आ रहा था 1/2 पाई, यहाँ क्या आ रहा था, LC आ रहा था, क्या RL आ रहा था, R/L, ठीक। और हमने सीखा क्वालिटी फैक्टर किसी भी
डिवाइस का अगर निकालना है तो फॉर्मूला है तुम्हारे पास क्या, 1/r अंडर रूट LC। सो ये दोनों डेरिवेशन आज मैंने कराई है तुम्हें, क्वालिटी फैक्टर की भी और बैंडविड्थ की भी, तो ये याद रखना। ठीक है भाई। सो आज की क्लास करते हैं यहीं खत्म। किसी को कोई और डाउट है तो डिस्कस करो मुझसे, वरना आज की क्लास ओवर करते हैं। कोई डाउट नहीं? चलो, ये लेक्चर तुम्हें अभी मिल जाएगा ऐप पे, ठीक है, और नोट्स भी डाल देता हूँ मैं ऐप पे। और बेटा इन चीजों की ना प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सबसे टफेस्ट चैप्टर है ये पूरी बुक का, फर्स्ट बुक का, जो मैं रेट करता हूँ, ठीक है। इसकी जितनी बार लिख लिख के प्रैक्टिस, एक बार तुम्हें अगर थ्योरी पक्की हो गई ना, न्यूमेरिकल सारे तुम्हारे मैं पक्के कराऊंगा, 10 ईयर सारे करवाऊंगा। एक बार थ्योरी पक्की करो अच्छे से, ठीक। लिख लिख के देखो, 2 3 4 बार लिख के देखो, 5 बार प्रैक्टिस करो सारी चीजों की। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा तुम्हें, ठीक है। और इसमें से कम 90% बच्चे तो हैं जिनके 90% अबव आएंगे एग्जाम में, फाइनल बोर्ड में। चलो अब हम मिलते हैं कब? अब हम मिलते हैं कल। ओके बाय।